तो डिस्कशन जो करेंगे आपका ये फरवरी महीने का बिहार का करंट अफेयर्स है केजीएस का, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने जहां से पढ़ा था उसके आगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो पहला टॉपिक जो 14वां कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2023 उसके संदर्भ में हम लोग देखते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखोगे इसमें क्या था। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया 14वां कृषि नेतृत्व पुरस्कार की बात करेंगे तो कहाँ पे आयोजन किया गया है, तो नई दिल्ली में आपका इसका आयोजन देखने को मिलता है। ध्यान में से रखना है कहाँ पे, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, 14वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार की बात करेंगे तो 2023 में बिहार को किस क्षेत्र में सबसे राज्य का पुरस्कार दिया गया है, तो फसल उत्पादन में। ठीक है, 14वां कृषि नेतृत्व पुरस्कार की बात करेंगे तो इसमें फसल उत्पादन के क्षेत्र में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड दिया गया, पुरस्कार दिया गया, तो क्या बताएंगे, बिहार को दिया गया। ठीक है, कहाँ पे ये कार्यक्रम कहाँ पे आयोजन हुआ, तो कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में इसके कार्यक्रम का आयोजन होता है। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है कहाँ पे, तो नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन होता है, ध्यान में रखिएगा। और इसमें बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल, ठीक है, क्या नाम है, कृषि विभाग के सचिव की बात करें संजय अग्रवाल ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से यह पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, तो कृषि विभाग के सचिव कौन थे, संजय अग्रवाल जो थे वो बिहार के बिहार पे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से पुरस्कार को प्राप्त किया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। और बिहार को प्रथम स्थान मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फसल उत्पादन में बिहार की सफलता का श्रेय एक व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें प्रौद्योगिकी भी शामिल है, अनुसंधान भी शामिल है, सामुदायिक सहभागिता को एकीकृत किया गया, इस सब को मतलब जाता है। ठीक है, अब बिहार में बात करेंगे तो बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब हुई थी, तो 2008 में कृषि रोड मैप की बिहार में शुरुआत हुई थी। अभी वर्तमान में बात करेंगे तो बिहार में चौथा कृषि रोड मैप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चौथा कृषि रोड मैप का बिहार का समय काल क्या है, तो 2023 से लेकर 2028 तक। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन वर्तमान राष्ट्रपति क्या नाम है, द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने किया है। ठीक है, कहाँ पे, पटना में। ठीक है, तो बिहार में 2008 में कृषि रोडमैप के माध्यम से बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाया जा रहा है। इसका कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर विभिन्न रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा प्रकाशित एक प्रतिष्ठित मंच जो कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्टता का प्रतीक है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड की बात करेंगे किसके द्वारा दिया जाता है, तो एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा दिया जाता है जो कि कृषि के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट अवार्ड है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार में, ठीक है, बिहार में एक पृथक खेल विभाग का गठन किया गया है। ठीक है, क्या चीज का गठन किया गया है, तो बिहार में एक अलग से, ठीक है, मतलब पृथक मतलब खेल विभाग का क्या किया गया, गठन किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए एक पृथक खेल विभाग बनाने की घोषणा की है। नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के मेडल लाओ नौकरी पाओ अभियान के तहत 71 एथलीटों को प्रमाण पत्र देकर एक आयोजित एक समारोह में इस तथ्य को बताया। ठीक है, कौन सा है, नीतीश कुमार जी का क्या यहाँ पे मेडल लाओ नौकरी पाओ। ठीक है, मेडल लाओ और नौकरी पाओ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके तहत कितने एथलीटों को इस तथ्य समारोह में शामिल किया गया, कितने प्रमाण पत्र बांटेंगे, कितने एथलीटों को, ठीक है, 71 एथलीट, माइक बंद कीजिए, 71 एथलीट। ठीक है, यह पूर्व में कला और संस्कृति मंत्रालय का अधीन था। ठीक है, पहले किसके अधीन था, पूर्व में कला और संस्कृति मंत्रालय के अधीन था। वर्तमान में जितेंद्र कुमार राय को खेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये बिहार के पहले खेल मंत्री भी है। ठीक है, तो ध्यान रखें, बिहार में इससे पहले खेल मंत्री नहीं होता, बिहार के पहले खेल मंत्री है जितेंद्र कुमार राय को बनाया गया, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अब क्या पता पार्टी चेंज, अभी तो सरकार चेंज हुई तो हो सकता है बदल भी सकता है, लेकिन पहले खेल मंत्री की कभी भी पूछा जाएगा तो जितेंद्र कुमार राय को ही सुनिएगा। ठीक है, बताइएगा, क्योंकि बिहार में पृथक खेल विभाग का गठन किया गया, इससे पहले खेल विभाग बिहार में नहीं होता था। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने राज्य सरकार के मेडल लाओ नौकरी पाओ अभियान के तहत 71 एथलीटों को प्रमाण पत्र देने के लिए आयोजित एक समारोह में इस तथ्य को बताया। ठीक है, ध्यान में रखना है। पहले ये विभाग जो था, पहले जो खेल विभाग जो था बिहार में किस विभाग के अंतर्गत आता था, खेल वाला चीज कला और संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता था। लेकिन आप अलग से एक विभाग का स्थापना कर दिया गया खेल विभाग, इसका अतिरिक्त प्रभाव एक मंत्री को भी दिया गया जिनका नाम क्या है, जितेंद्र सिंह, क्या नाम है, सॉरी जितेंद्र कुमार राय, क्या नाम है इनका, जितेंद्र कुमार राय। ठीक है, सरकारी नौकरी का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला महत्वपूर्ण खिलाड़ी का सूची का कुछ नाम यहाँ पे दिया हुआ है, इनसे थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, शैलेश कुमार की बात करें ऊंची कूद में है, चंदन कुमार क्या करते हैं, लॉन बॉल में है। ठीक है, मोहम्मद शम्स आलम से क्या है, तैराक है। जलाउद्दीन अंसारी की बात करेंगे तो साइकिलिंग ट्रैकर है। ठीक है, आकाश कुमार तलवारबाजी, इसको फेंसिंग कहते हैं। ठीक है, सागर कुमार की बात करें कबड्डी में, श्वेता शाही रग्बी में, इन्होंने मेडल भी हाल फिलहाल में भी जीता था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, नाम याद कीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शैलेश कुमार किस खेल से, आप तो खेल का नाम बताइए, ऊंची कूद। शैलेश कुमार बिल्कुल ठीक है, ऊंची कूद। चंदन कुमार क्या बताएंगे, चंदन कुमार
लॉन बॉल, लॉन बॉल से, ठीक है। मोहम्मद शम्स आलम शेख क्या बताएंगे? तैराक, स्विमर। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखिए क्या बताएंगे, तो आपको ध्यान में रखना है क्या बताएंगे। तो शम्स शम्स आलम शेख की बात करेंगे तैराक से, जलाउद्दीन अंसारी तो साइकिलिंग ट्रैकिंग से है, ठीक है। और आकाश कुमार की बात करेंगे तो तलवारबाजी से हो गए, ठीक है। सागर कुमार की बात करें रग्बी से, ठीक है, सॉरी कबड्डी से। श्वेता शाही की बात करेंगे क्या होगा, तो श्वेता शाही का क्या बताएंगे, तो रग्बी से, ठीक है। इसको ध्यान में रखें। तो बिहार में एक अलग से खेल विभाग बनाया गया है और जिसका अतिरिक्त प्रभार किस मंत्री को दिया गया है, तो जितेंद्र कुमार राय को दिया गया। बिहार के पहले खेल मंत्री होंगे, ठीक है। और पहले खेल विभाग किस मंत्रालय के अधीन काम करता था, तो कला और संस्कृति मंत्रालय के अधीन था। दैट मीन्स खेल का कोई अलग से विभाग बिहार में नहीं हुआ करता था, ठीक है। चलिए आगे का टॉपिक देखेंगे। बिहार की आईटी नीति आ गई है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 विकसित की गई है, ठीक है। तो बिहार ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नई और महत्वाकांक्षी आईटी सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 विकसित की, जो राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के लिए एक प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान करती है, ठीक है। इस नीति के अंतर्गत क्या किया जाएगा, ठीक है। तो इस नीति के अंतर्गत 30 करोड़ रुपए तक के निश्चित पूंजी निवेश पर 30% सब्सिडी के लिए पात्र है, ठीक है। मतलब एक 30 करोड़ रुपया तक अगर कोई अगर पूंजी को अगर निवेश अगर करता है तो उनको कितने, ठीक है, कितने सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। तो 30% की सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त 5 साल के लिए 40 करोड़ रुपए तक 10% ब्याज छूट का भी विकल्प भी उपलब्ध है, ठीक है। तो 40 करोड़ रुपए तक, ठीक है, 10% की ब्याज छूट भी आपको मिलेगा। कितने वर्षों के लिए मिलेगी ये, कितने वर्षों के लिए अवेलेबल होगा ये, ठीक है। तो 5 वर्षों के लिए अवेलेबल होगा, ठीक है। 30 करोड़ रुपए, हाँ 30 करोड़ रुपए तक की निश्चित पूंजी निवेश पे कितने % सब्सिडी है, सब्सिडी बताइए कितने % है, 30% सब्सिडी है, ठीक है। 5 साल के लिए 40 करोड़ रुपए तक की ब्याज दर पे कितनी छूट मिलेगी, क्या बताएंगे, 10%, बिल्कुल 10%, ठीक है। निवेशक 5 साल की अवधि के लिए किराए के 50% मूल्य की लीज रेंटर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो लीज रेंटर सब्सिडी का लाभ कितना % है, जो इन्वेस्टमेंट निवेशक जो होगा तो इन्वेस्ट करेगा बिहार में 50% मूल्य की लीज रेंटर सब्सिडी भी उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें अपने ऊर्जा बिल के ऊपर 5 साल के लिए 25% का बिजली शुल्क पे भी सब्सिडी मिलेगी। बहुत अधिक सुविधा है। रेंट के ऊपर मतलब जमीन वगैरह लेगा तो उसमें 50% तक उसको सब्सिडी उसको देखने को मिलेगी, ठीक है। बिजली बिल पे 25% का है, ठीक है। ब्याज दर पे 10% पे है, ठीक है। अगर यहाँ पे सब्सिडी कितना मिलेगा, 30 करोड़ रुपए की पूंजी अगर उसके निश्चित पूंजी इन्वेस्ट करता है तो उसपे 30% का सब्सिडी भी है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो इस सारा डाटा को आपको क्या थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा। बिजली पे कितना % सब्सिडी, बोलते जाइए। चलिए लीज रेंटल सब्सिडी कितना % है, 50%। ये सब 5 वर्षों के लिए, सबके सब कितने वर्षों के लिए, सारे के सारे 5 वर्षों के लिए है, ठीक है। ब्याज पे कितना % छूट है, 10%, 10%, ठीक है। अगर मान लीजिए 30 करोड़ रुपए तक के निश्चित पूंजी निवेश में कितने % सब्सिडी के पात्र है, 30%, ठीक है। चलिए आप चलेंगे राज्य की मंशा नई नीति के तहत नियोक्ताओं को कर्मचारी के भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा में योगदान की राशि की पूरी प्रतिपूर्ति करने की हुई है। तो 5 साल में प्रति कर्मचारी की बात करेंगे 5,000 रुपए तक भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन अब जो सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो आ गया, ठीक है, अब चलेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण, ठीक है। तो स्वच्छता का रिपोर्ट आ गई है और स्वच्छता के रिपोर्ट की बात करेंगे तो कौन से शहर इस बार टॉप पे रहा, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा रहा, तो क्या बताएंगे, सूरत और इंदौर अकेले टॉप पे नहीं है, साथ में सूरत भी है, ठीक है। टॉप पे बात करेंगे इंदौर जो है किसके साथ है, सूरत के साथ है, ठीक है। ये रिपोर्ट कौन जारी करती है, तो महुआ जारी करती है। महुआ का मतलब क्या होता है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के रूप में अखिल भारतीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 जारी किया गया, ठीक है। और इस सर्वेक्षण को जारी कौन करती है, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। 446 प्रमुख शहरों में, ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाला 446 प्रमुख शहरों की इसमें किया। पटना को कौन सा स्थान मिला, स्वच्छता में पटना का स्थान कौन सा है, 77, ठीक है, बिल्कुल 77वां, ठीक है। तो ध्यान में 77वां स्थान है पटना का, ठीक है। बाकी 95 में से, ठीक है, 320 अंक के साथ इसका कुल स्कोर 22% बढ़ गया। तो ये डाटा तो आप नहीं याद कर सकते हो, लेकिन इसका स्कोर पहले की तुलना में बढ़ा। और कितना % स्कोर बढ़ा है, तो क्या बताएंगे,
22%, ठीक है। 446 प्रमुख शहरों में जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक थी, उसमें पटना को कौन सा रैंक मिला? अगेन आई एम रिपीटिंग, बताइए। 77 नंबर का स्थान जो है पटना को मिला है, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखोगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे तो आगे कौन सा प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं, ठीक है। जल संरक्षण, सुरक्षित सीवेज डिस्चार्ज, सुरक्षित सेफ्टी टैंक और मशीनीकृत उपकरणों के साथ सीवर सफाई और सीवेज उपचार के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए MOHU महुआ का वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाला पटना राज्य का पहला शहर बन गया है, ठीक है। तो वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाला राज्य का पहला शहर कौन सा है? पटना। ठीक है, पटना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो क्या चीज का लागू करने वाला? वाटर प्लस, ठीक है, ध्यान, वाटर प्लस प्रमाणन, ठीक है, प्राप्त करने वाला पहला शहर की बात करें कौन बन गया है? तो पटना बन गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब पटना को रैंक कौन सा है स्वच्छता में? तो 77 नंबर का रैंक है, ये भी आप ध्यान में रखोगे। इसके अलावा बात करेंगे, इसके अलावा पटना को ODF शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पटना जो है सो ODF शहर के रूप में भी क्या हो गया? प्रमाणित हो गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 1 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग ODF प्लस भी दी गई है, ठीक है। और 1 स्टार कचरा मुक्त रेटिंग ODF प्लस की भी दर्जा पटना को आपको दिया गया है, ठीक है। तो 77 रैंक मिला है, ठीक है। ODF शहर के रूप में पटना नामित हो गया है, ठीक है। वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर पटना बन गया है। इस सारा इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कचरा मुक्त ODF प्लस का भी रेटिंग मिला है इसको, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जलाशयों की सफाई में भी पटना को उच्च अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। जलाशय की सफाई की बात करेंगे तो उसमें भी पटना को मतलब क्या हुआ? उच्च रैंक प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ गए। तो जलाशय की सफाई में पटना को क्या? तो उच्च रैंक प्राप्त हुआ। कितना अंक प्राप्त हुआ पटना को? 70.10। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखें 70.1%, सॉरी 70.1 अंक स्कोर के साथ स्रोत पृथक्करण में 28% और डंप साइट रिडक्शन में 40% की सबसे कम दर है। जबकि छपरा को, ठीक है, ध्यान रखें, छपरा को 15.2 अंक के साथ सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो पटना की बात करेंगे, जलाशयों की सफाई में क्या है? सबसे टॉप पे है। सबसे खराब स्थिति बिहार में जलाशयों की सफाई में किसकी है? छपरा। ठीक है, बात करें पूरे देश में सबसे टॉप में कौन रहा है? तो वाराणसी शहर जो है देश में जलाशयों की सफाई में सबसे टॉप रहा है। कितने अंक मिले उसको? बनारस को कितने अंक मिले? 76। बिल्कुल 76.5, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 76.5 अंक के साथ मतलब जो रहा टॉप पे रहा बनारस, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 70.1 अंक के साथ पटना को पटना की बात करेंगे तो पटना मतलब राज्य में मतलब क्या रहा? टॉप में रहा, ध्यान में रखेंगे। जबकि छपरा की बात करेंगे सबसे नीचे स्थान पे कौन रहा? तो छपरा रहा, ठीक है। जबकि पूरे देश में अगर टॉप में बात करेंगे तो कौन रहा? 76.5 अंक के साथ, ठीक है, टॉप पे बात करें उत्तर प्रदेश का वाराणसी रहा, ठीक है। 1815.25 स्कोर के साथ राज्य का सर्वेक्षण में देश भर में 27 राज्यों के अनुशासित प्रदेशों में 15वां स्थान रहा। बिहार ओवरऑल में कितने नंबर पे रहा? तो क्या बताएंगे? 15वां स्थान। 15वां स्थान कितने में? 15 में 27, ठीक है, मतलब 15वां स्थान कितने में? 27 राज्यों में, ठीक है। केंद्र शासित इसमें नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश मैंने नहीं शामिल किया। 27 राज्यों में बिहार का कितने स्थान? तो 15वां स्थान। अब बात करेंगे बिहार के में तो पटना का तो आपने 77 बता दिया, लेकिन गया का रैंक की बात करेंगे 272 है, बक्सर का 299 है, कटिहार का 312 है, तो इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। केवल पटना का ध्यान रखिए, पटना का रैंक कितना है? तो स्वच्छता में 77 नंबर का रैंक है, ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आप चलते हम लोग देखेंगे अब बिहार का रैंक कितना है। टोटल बिहार का रैंक स्वच्छता में 15वां है, ठीक है। आप चलेंगे शिक्षकों की नियुक्ति के भी प्रश्न आया है। बिहार सरकार द्वारा 31 जनवरी 2024 को पटना में 1 लाख से अधिक शिक्षकों के नियुक्ति पत्र दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो काफी अच्छी चीजें हुई है बिहार में, काफी लोग बेरोजगार थे, सबको रोजगार मिल गया, ठीक है। इसका आयोजन पटना के कहाँ पे किया गया? पटना के गांधी मैदान में किया गया, ठीक है। विभिन्न स्तरों की बात करेंगे तो पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिलों में 3,19,700 शिक्षकों की नियुक्ति की गई 2005 में, ठीक है। 2005 में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना था? 1:65, मतलब समझ रहे हैं, मतलब 1:65 था, मतलब 65 बच्चों पे केवल एक टीचर, जो कि अब कम होकर कितना हो गया है? 1:35 हो गया। अभी भी 35 बच्चों पे एक शिक्षक है। और आपको मैं बता दो, पुराना नालंदा विश्वविद्यालय था, वहां पे 1:7 का रेशियो था, ठीक है, समझ रहे हैं ना। मतलब एक बच्चे पे मतलब क्या थे, सॉरी 7 बच्चों पे क्या थे? वहां पे एक शिक्षक हुआ करते थे, ठीक है। 2005 में बिहार की स्थिति ऐसी थी, ठीक है,
तो वहाँ पे 65 बच्चों पे एक छात्र शिक्षक थे। अभी क्या स्थिति है, तो 35 बच्चों पे मतलब क्या है, तो एक यहाँ पे अभी टीचर देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्थिति अभी भी बात करेंगे तो बहुत ही ज्यादा भयावह है। 20-25 मैक्सिमम, 20 बहुत होनी चाहिए, 35 अभी भी ज्यादा है। ठीक है, 2005 में शिक्षा का कुल बजट की बात करेंगे तो 4261 करोड़ रुपया था, जो कि अब बढ़कर कितना हो गया, 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। नहीं, ठीक है, 56,382 करोड़ हो गया। ठीक है, तो ये तो आपको ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन ये वाला डाटा याद रख सकते हैं। राज्य सरकार अपनी प्रशंसा कराने के लिए ये पूछ सकता है, तो बताओ पहले क्या था अब क्या है। ठीक है, तो ये कभी कभी स्टेट जिसकी सरकार होती है तो वहां से थोड़ी एक दो अच्छे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे बिहार में। बिहार ने 2023-24 में शिक्षा के लिए अपने व्यय को 17.9% आवंटित किया। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। तो मतलब 2023-24 में शिक्षा के लिए अपने व्यय का कितना प्रतिशत खर्च किया, अपने एक्सपेंसेस के कितना प्रतिशत शिक्षा पे दिया है, तो 17.9%। कितने परसेंट, तो 17.9% दिया गया है। ठीक है, जो कि 22-23 में राज्य द्वारा शिक्षा के लिए आवंटन 14.8% से अधिक था। ठीक है, 22-23 में कितना था, तो 14.8% था। अब जाके कितना हो गया, तो 17.9%, अप्रॉक्स 3% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे 3.1%। ठीक है, अब यहाँ पे चलेंगे तो ये सारा डाटा आपका क्लियर होगा। टोटल आप देखोगे तो मतलब 3,19,700 शिक्षकों की भर्ती की गई है। पहले जो था 2005 में जो अनुपात जो था 1:65 का था, अब जाकर अनुपात कम होकर कितना हो जाता है, तो 1:35 का अनुपात हो जाता है। ठीक है, बात करें शिक्षा के लिए बजट बढ़कर कितना हो, 56,382 करोड़ रुपया हो गया है। ठीक है, बिहार की बात करें 23-24 में बिहार ने अपने कुल व्यय का 17.9% शिक्षा पे खर्च किया। ठीक है, जो कि पहले के 14.8% से क्या था, तो अधिक था। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, अगर आपने प्रिंट आउट अगर निकाल रखा है तो उस पर आप लोग क्या करो, मार्क करते हुए चलो। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन सा प्रश्न है। ठीक है, ई माफी पोर्टल की बात करेंगे। ठीक है, बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी नागरिकों को भूमि मालिकों द्वारा एक नया ई माफी पोर्टल लॉन्च किया है। तो बिहार के द्वारा ई माफी पोर्टल लॉन्च किया गया, तो पता ही चल रहा माफी है तो क्या चीज का काम में आएगा। तो बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य के सभी नागरिकों और भूमि मालिकों के लिए एक नया पोर्टल को लॉन्च किया, जिसका नाम क्या रखा गया, ई माफी पोर्टल रखा गया। ठीक है, आप देखेंगे पोर्टल जो है किस प्रकार से काम करेगा, अब उस पर देखते हैं। ठीक है, इस पोर्टल के माध्यम से घर से भूमि मापने और सर्वेक्षण के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर भूमि को नापाई करवानी है, भूमि के सर्वेक्षण करवाना है, तो इसके लिए आप अपॉइंटमेंट कहाँ से बुक कर सकते हैं, घर बैठे ही बुक कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि साइट नहीं काम करेगा दूसरी बात है, लेकिन घर बैठे ही आप लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य भूमि मालिकों को अपनी भूमि का ऑनलाइन सर्वेक्षण के लिए एक डिजिटल मंच प्रदान करना है। ठीक है, अगर जो भूमि मालिक है अगर उसको मतलब क्या करना है, अपने भूमि का सर्वेक्षण करवाना है, तो उनको भटकना नहीं पड़ेगा। आप ऑनलाइन माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, और इसके माध्यम से क्या होगा, जो अधिकारी गण आएंगे वो आएंगे, भूमि का जो समस्या होगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे भूमि सर्वेक्षण से संबंधित विवादों को रोकने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आवेदक जो होना चाहिए वो राज्य का अस्थायी नागरिक होना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कंडीशन क्या है, ई माफी पोर्टल का प्रयोग करने के लिए आवेदक मतलब क्या होगा, राज्य का नागरिक होगा। प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो इस पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप चलेंगे नीना सिंह, चर्चित नाम है, क्या बनी है, सीआईएसएफ की महिला महानिदेशक बनी है। ठीक है, दरभंगा जिले के रहने वाली नीना सिंह कहाँ की रहने वाली है, दरभंगा जिले के रहने वाली है। ठीक है, नीना सिंह जी को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक है। ठीक है तो बिहार के, लेकिन राजस्थान कैडर की मतलब अधिकारी है। कहाँ के अधिकारी है, किस कैडर के अधिकारी है, तो क्या बताएंगे, राजस्थान कैडर के अधिकारी है। ठीक है, उन्हें 2005 में पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया था। इससे पहले नीना सिंह राजस्थान की पहली महिला डीजी थी और सीआईएसएफ के विशेष महानिदेशक के पद पे भी रही थी। तो राजस्थान की पहली महिला डीजी भी बनी थी, सीआईएसएफ के विशेष महानिदेशक के पद पे भी रही थी। अब जाकर मतलब क्या हुआ था, सीआईएसएफ की मतलब पहली महिला महानिदेशक बन गई नीना सिंह। और नीना सिंह की बात करें कहाँ की रहने वाली है, तो दरभंगा जिला की रहने वाली है। ठीक है, किस कैडर के ऑफिसर है, तो क्या बताएंगे, किस कैडर के ऑफिसर है। ठीक है, तो राजस्थान कैडर की क्या है, ऑफिसर है। ठीक है, आप इसे याद रखोगे। ठीक है, राजस्थान कैडर की क्या है, ऑफिसर है। ठीक है, वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में बिहार को 5 स्वर्ण पदक मिले हैं। ठीक है, वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में बिहार को कितने स्वर्ण पदक मिले, तो क्या बताएंगे, 5 स्वर्ण पदक मिले हैं। ठीक है, हैदराबाद में 18 से 21 दिसंबर तक 10वीं विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग और ठीक है इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया।
तो वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का चैंपियन का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। बिहार को कितने स्वर्ण पदक मिले? तो 5 स्वर्ण पदक मिले। ठीक है, हैदराबाद में 10वीं विश्व स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 15 से अधिक देश ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें श्रीलंका, किर्गिस्तान, नेपाल, भूटान, सूडान, काजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश और इराक के खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। कहाँ कहाँ के खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया? श्रीलंका है, किर्गिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, सूडान है, काजाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, बांग्लादेश और इराक शामिल है। इन देशों का मतलब क्या किया? खिलाड़ियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और इनके बीच में बिहार ने 5 स्वर्ण पदक जीते। इस चैंपियनशिप में भाग लेना भारतीय टीम के बिहार के खिलाड़ी भी शामिल थे। ठीक है, भारतीय टीम के 5 स्वर्ण 2 रजत पदक जीता। ठीक है, ध्यान रखना, भारतीय टीम ने कितने जीते? तो 5 स्वर्ण 2 रजत पदक। बिहार का कैसे हो गया भाई? ठीक है, चलिए, भारतीय टीम ने 5 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक यहाँ पे जीते हैं। ठीक है, शामिल खिलाड़ियों में उपेंद्र कुमार, कृतिका राज, ऋषिका राज, रोहित कुमार, विकास कुमार ने स्वर्ण तथा अभय सुंदर एवं समीर आलम ने रजत पदक जीते। ठीक है, ये कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित किया गया? तो एलबी स्टेडियम हैदराबाद में आयोजित किया गया। ठीक है, तो इसमें भारतीय टीम ने जो स्वर्ण पदक जीते उसमें बिहार के खिलाड़ी भी शामिल थे। अब बिहार की बात करेंगे तो शामिल खिलाड़ी उपेंद्र कुमार, कृतिका राज, ऋषिका राज, रोहित कुमार, विकास कुमार। ठीक है, ध्यान रखिए, 2 राज है, 3 कुमार है। ठीक है, राजकुमार। अब यहाँ पे चलेंगे, क्या होगा? सुंदर और समीर ने क्या जीता? तो सुंदर और समीर आलम ने रजत पदक जीता। ठीक है, बाकी इन लोगों ने क्या जीता? तो इन लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, कहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो एलबी स्टेडियम की बात करेंगे, हैदराबाद में ये कार्यक्रम क्या किया गया? आयोजित किया गया है। ठीक है, चलो, भोजपुरी फिल्म का भी पुरस्कार शुरू हो गया, चलो इस पे भी जरा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले भोजपुरी फिल्म पे बात करने से पहले आप हम ये बता दो से बिहार राज्य की सबसे पहली भोजपुरी फिल्म कौन थी? गंगाजल। मैया तोरे पियरी चढ़े। गंगा मैया तोरे पीरी चढ़े। ठीक है, पहली मैथिली फिल्म? पहली कन्यादान पहला। पहली हिंदी फिल्म? कल हमारा है। ठीक है, ये हिंदी थी। ठीक है, कन्यादान की बात करेंगे, भोजपुरी है। ठीक है, हे गंगा मैया तोरे चुदरी चढ़ी वो। ठीक है, कन्यादान, सॉरी, कन्यादान मैथिली है। ठीक है, हे गंगा मैया तोरा पियरी चढ़ी वो। ठीक है, भोजपुरी है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे भोजपुरी फिल्म पुरस्कार की भी घोषणा की गई। ठीक है, तो 23 दिसंबर 2023 को कादम्बली मुंबई में, कहाँ पे किया गया? कांदीवली मुंबई में 18वें भोजपुरी फिल्म 2023 की घोषणा की गई। पहली भोजपुरी फिल्म अवार्ड कब हुआ था? 2005 में हुआ था। ठीक है, इस बार कितने नंबर की थी? तो 18 नंबर की। ठीक है, पहली वाली कब हुई थी? तो 2005 में हुई थी। ठीक है, 18वें भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स 2023 में कुल 20 श्रेणियों में कलाकारों और तकनीशियनों को विशिष्ट अतिथि द्वारा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, भोजपुरी पुरस्कार 2023 के विशिष्ट विजेताओं की सूची। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अरविंद अकेला। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, नाम भी रखता ना गजब। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आम्रपाली दुबे। ठीक है, अरविंद अकेला। ठीक है, एक का नाम कलुआ की क्या है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करेंगे, प्रमोद शास्त्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन फिर पढ़ लीजिए, दिया हुआ है तो। अरविंद अकेला का नाम मत पूछिएगा। ठीक है, और ज्यादा से दिक्कत होगा तो भैंसा लोटन घूम के आइएगा। ठीक है भाई साल, चलिए। भैंसा लोटन था, एक छान पापड़, एक था लाल बकैया। चलिए, आईपीएल में, हाँ, आईपीएल में बिहार के 2 खिलाड़ी का चयन हो गया। ठीक है, तो आईपीएल का कौन सा संस्करण चल रहा है? 16वां संस्करण था। तो इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 16वें संस्करण में बिहार के 2 युवा खिलाड़ी का चयन किया गया। कौन था? दरभंगा के सुशांत मिश्रा। कौन है? ध्यान रखिए, दरभंगा के सुशांत मिश्रा, गोपालगंज के साकिब को। ठीक है, दरभंगा के सुशांत मिश्रा को, गोपालगंज के साकिब को। ठीक है, तो सुशांत मिश्रा को गुजरात टाइटंस के द्वारा, ठीक है, 2 करोड़ 20 लाख रुपए में खर्चा किया, या फिर 2.2 करोड़ बोल सकते हैं। ठीक है, और कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा 20 लाख में बेचारा साकिब को खरीदा गया। देख रहे हैं, मतलब सीधे 2 करोड़ का कम है, मतलब एक को 2 करोड़ 20 लाख मिल रहा है और एक को सीधे 20 लाख मिल रहा है। ठीक है, तो कौन कौन है? ये सुशांत मिश्रा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुशांत, इसको किस टीम के द्वारा खरीदा गया? सुशांत मिश्रा को बिल्कुल गुजरात टाइटंस के द्वारा। किसके? तो गुजरात टाइटंस के द्वारा खरीदा गया। ठीक है, कितने पैसे मिले? 2.20 करोड़। ठीक है, 2.2 करोड़ मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, क्या नाम है इनका? शाकिब साहब। ठीक है, इनको कितने मिले? 20 लाख। ठीक है, 20 लाख रुपया मिले। ठीक है, कौन खरीदा?
कोलकाता नाइट ठीक है। राइडर्स। तो केकेआर ने खरीदा, किसने करा? केकेआर ने खरीदा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारतीय कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा वर्ष 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई थी। ठीक है, पहला आईपीएल कब हुआ था? 2008 में हुआ था। विजेता कौन था पहला आईपीएल का? राजस्थान रॉयल्स जो था विजेता था। ठीक है, कैप्टन कौन था राजस्थान रॉयल्स का दैट टाइम? शेन वॉर्न। कौन था कैप्टन? शेन वॉर्न था। ठीक है, विजेता, वर्तमान विजेता की बात करेंगे तो 2023 में तो चेन्नई सुपर किंग्स था। 2024 का विजेता कौन है? कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, 2024 में फिर से केकेआर जीत गया है। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने 5 बार, केकेआर ने 5 बार, सबसे ज्यादा बार आईपीएल जीता है। ठीक है, तो 5 बार मुंबई इंडियंस, 5 बार, हाँ दोनों 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 5 बार। ठीक है, दोनों 5 बार। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ध्यान रखें, सुशांत मिश्रा गुजरात टाइटंस के द्वारा, और शाकिब की बात करेंगे 20 लाख में केकेआर के द्वारा। ठीक है, अब आते हैं गंगा में झाग की समस्या आपको देखने को मिली है। ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार शहर के नालों का गंदा पानी शोधन के बिना गंगा में प्रभावित हो रहा है। ठीक है, जांच से पता चला है कि सभी नालों के जल में अमोनिया फॉस्फेट यौगिकों का खतरनाक बैक्टीरिया का स्तर औसत से अधिक था। सफेद झाग का कारण है गाय के मलमूत्र और गोबर से उत्पन्न अमोनिया और डिटर्जेंट में पाए जाने वाले फॉस्फेट के कारण गंगा जल में झाग बन गया। ठीक है, तो गाय के मलमूत्र गोबर से उत्पन्न अमोनिया उत्पन्न होता है। ठीक है, मलमूत्र से अमोनिया होता है ना, और क्या होता है, घर में डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं उससे मतलब फॉस्फेट उत्पन्न होता है, तो गंगा में डायरेक्ट इसको मिला दिया गया, जिसके वजह से मतलब क्या, गंगा में आपको झाग देखने को मिला। ठीक है, ये देखिए झाग की समस्या। ठीक है, देख रहे हैं। अब चलेंगे, इसके लिए चलता है नमामि गंगे परियोजना के तहत वर्तमान में पटना में नालों के जल के उपचार हेतु 6 सीवरेज उपचार सेंटर और उनका नेटवर्क काम कर रहा है, लेकिन ये नालों के पानी को पर्याप्त रूप से उपचारित करने में सक्षम नहीं है। इसलिए नालों का पानी बिना उपचार के मतलब गंगा में जा रहा है, जिसकी वजह से गंगा का पानी क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये नमामि गंगे परियोजना जो है, ठीक है, गंगा को साफ करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, अब चलिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य करने वाली संस्था है। ठीक है, तो बिहार राज्य में भी है, केंद्रीय स्तर पे भी है। ठीक है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, जिसको सीपीसीबी कहते हैं। ठीक है, बिहार राज्य का भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। ठीक है, अब बात करें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1974 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1974 में हुई थी। इसका गठन सितंबर 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा सीपीसीबी को वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियां और भी सौंपे गए थे। तो 1974 में इसका जल प्रदूषण के रोकथाम के लिए किया गया था, लेकिन 1981 में इसमें वायु प्रदूषण को भी रोकथाम के लिए शक्तियां इसको दी गई, तो 1981 में और भी ज्यादा सशक्त हो जाता है। अब देखेंगे तो सेंटर का हो गया 1974 और 1981 में बिहार सरकार की क्या योजना है, तो देखेंगे बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी भी स्थापना 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत किया गया। उक्त अधिनियम का अधिनियम और उसके बाद उस बोर्ड का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत खंड ए के अनुसरण में किया गया। ठीक है, जल अधिनियम 1974 का सबसे पहल पूरे राज्य 12 राज्यों के अनुशासित प्रदेशों में लागू किया गया था। बिहार उक्त 12 राज्यों में से एक था। ठीक है, तो 12 राज्यों में जो लागू किया गया था उसमें भी आपको बिहार शामिल था। लेकिन ये सब संस्था क्या प्रकार के, किस प्रकार से काम करती, फिर भी गंगा का पानी दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आज का हम लोग करने जा रहे हैं लास्ट टॉपिक। ठीक है, बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों का कायाकल्प हुआ है। ठीक है, आंगनबाड़ी काम की बात करेंगे, छोटे बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है। गांव में इसका बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनको शिक्षित करने की काम करती है। ठीक है, तो बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों का नया स्वरूप देने के लिए बाल तकनीक का उपयोग करने का उपयोग किया। बिहार सरकार अपना पूरा ध्यान ग्रामीण स्तर पे, ठीक है, ग्रामीण स्तर पे शिक्षा व्यवस्था को बदलने पे लगा रही। इसके अंतर्गत राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चे भी स्मार्ट बनेंगे। ठीक है, बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों के आधुनिक प्ले स्कूल के तर्ज पे मतलब क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, बिहार आंगनबाड़ी केंद्रों का पुनः इदारा होती बाला तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को, बिहार में कितने आंगन केंद्र हैं? 1,14,000, कितना लिखा हुआ दिख नहीं रहा हमको, 1,14,989। ठीक है, 114,989 इतना आंगन केंद्र है। ठीक है, ये बाला क्या होता है? बाला प्रौद्योगिकी क्या होता है? बिल्डिंग एंड लर्निंग क्या होता है? बाला का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड।
बाला तकनीक इमारत के प्रकार और रंग के माध्यम से बच्चों को शिक्षित और आकर्षित करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये देख रहे हैं ना आप, पूरा कलरफुल बन के बहुत सारी चीजें बनाई गई है। ठीक है, इस अवधारणा का विकास मूल रूप से यूनिसेफ के सहयोग से सेंटर ऑफ आर्किटेक्चर रिसर्च एंड ठीक है डिजाइन के द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, किसने तैयार किया है इसको? ठीक है, तो सेंटर फॉर आर्किटेक्चरल रिसर्च एंड डिजाइन के द्वारा इसको तैयार किया गया। ठीक है, बाला तकनीक बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड तकनीक आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो बिहार के बच्चों के, आंगनबाड़ी के बच्चों को शिक्षित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा? तो बाला तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। बिहार में आंगनबाड़ी की संख्या 1,14,989 आंगनबाड़ी है। ठीक है, 89-79 समझ में आता है कि नहीं आता? बहुत लोग को नहीं आता, नहीं अगर बताइए मैं बता दूंगा। 79 से 7 पे 9 होता है। ठीक है, 89 8 पे 9 होता है। ठीक है, चलिए कल की क्लास में लोग देखेंगे क्या पढ़ेंगे, बिहार में बाल विवाह। ठीक है, तो कल की क्लास का जो टॉपिक जो होगा यहाँ से सभी लोगों को घर से पढ़ कर आना है। ठीक है, बिहार में बाल विवाह, पेज नंबर देख लीजिए, पेज नंबर कितना है? ये है क्या 10 नंबर? हाँ 10 नंबर पेज से पढ़ कर आइएगा। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है जी सर।